Today, we will start with our new chapter, Money and Banking of Grade 12. मनी जो है बच्चे वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है मॉडर्न टाइम्स की। लेकिन जब मनी नहीं था, हम तब भी तो डील कर रहे थे, तब भी तो हमारा सर्वाइवल हो रहा था, तो हम तब यूज करते थे बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम क्या होता है? कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं हम इसको, जिसमें हम कमोडिटीज के बदले में, एक गुड के बदले में दूसरी गुड को एक्सचेंज करते थे। बट कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब हमको ऐसे पर्सन नहीं मिल पाते थे जो कि सेम चीज को सेल करना चाहते हैं और बाय करना चाहते हैं। दोनों की नीड डिफरेंट होती थी, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम आती थी कि म्यूचुअल बॉन्ड्स को हम कैसे साइमल्टेनियसली फुलफिल करें। सेकंड आता था कॉमन मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती थी। अगर मान लीजिए कि ए को वीट देनी है, उसके पास वीट है और बी के पास राइस है, तो बहुत मुश्किल होता था डिसाइड करना कि कितना वीट मैं एक्सचेंज करूं, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर उसकी यूनिट हम नहीं लेके चल रहे थे, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। थर्ड आया कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डेफर्ड का मतलब होता है जब हम फ्यूचर पेमेंट्स करते हैं। तो फ्यूचर पेमेंट्स जो थी वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो चीज आप अपने साथ हमेशा लेके जानी पड़ रही है आपको, आप साथ के साथ ही पूरी चीजें दे के आ रहे होते थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में फ्यूचर पेमेंट्स की प्रॉब्लम आती थी, सिर्फ आप प्रेजेंट में ही डील कर सकते थे। तो बार्टर सिस्टम के अंदर हम करते क्या थे? हमें कई डिफिकल्टीज फेस करनी होती थी। सीसी इकोनॉमी था, डिफिकल्टीज हमने फेस करी। तो हमारे पास दो सी है, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और एक है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये थ्री प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती थी। अब क्या होता था कि आपको देखो स्टोर करने में भी दिक्कत है। अब आप क्या चीज है, आपके पास मान लीजिए वीट है, सपोज की बारिश आ गई, तो आप कितनी चीज को कब तक स्टोर करके रखेंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं, बारिश आ गई, आपकी तो सामान आपका खराब हो रहा है, तो आप उसको फ्यूचर में यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ड्यूरेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आती थी, क्वालिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज होती थी। अगर कोई लिविंग थिंग है जैसे काऊ, गोट या कोई भी और आपने ले लिया लाइफ स्टॉक में, तो आपको उसका भी ध्यान करना पड़ता था, क्योंकि उनकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी क्वालिटी उनकी डिक्रीज हो रही होती थी। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि अलग अलग तरह की मनी को हमने इंट्रोड्यूस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से फिएट इकोनॉमी। फिएट मनी क्या होती है? मनी जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई इशू करती है। फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब होता है बेटा विश्वास, ट्रस्ट। अब जो मनी है ना, अब देखो मैं आपको अगर 10 रुपीज का नोट दे रही हूँ, 100 का दे रही हूँ, आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका ट्रस्ट है कि जो पेयर और पेई है ना, उनका आपस में ट्रस्ट है कि ये पैसा एज इट इज आगे चल जाएगा। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसमें मनी इन टर्म ऑफ कॉइन हुज वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है आपको उतना उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बट क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी क्या होती है? जब आपकी मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। अब सपोज कि मेरे को एक टीवी खरीदना है। टीवी की कॉस्ट जो है वो 50,000 है, लेकिन शॉपकीपर ने मेरे को बोला कि मैम आपको 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला सर ये एक्स्ट्रा मनी क्यों है? तो उसने बोला क्योंकि मैम आप क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, आप कैश प्राइस तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मेरी कमोडिटी की वैल्यू है वो मेरे को ज्यादा देनी पड़ रही है, जबकि अगर मैं लमसम पेमेंट एक ही बारी करती तो मेरे को 50,000 में ही मेरा हो जाता। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब मनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और मनी जो है, मनी मीन्स व्हाट मनी डज। मनी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? मनी कुछ भी देखो, ये मनी हमारे लिए जैसे जो भी उस करेंसी के ऊपर लिखा हुआ है वो ही आपके लिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सभी जने उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे 8 नवंबर को मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब आगे से लीगल टेंडर मनी नहीं होंगे नोट, तो हमने उसी दिन से उसको यूज करना बंद कर दिया। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट मीन्स कि जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी वो मनी के आने की वजह से हमने फंक्शंस के फॉर्म में उसको सॉर्ट आउट कर लिया, तो वो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसमें हमारे पास दो एम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज आपने परचेज करनी है, जो भी आपको चीजें खरीदनी होती हैं बायर्स को, सेलर्स को, तो आप मार्केट में गए, पैसे दिए और आपको जोन सी चीज पसंद है आपने वो खरीद ली। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, मैंने बोला कि भैया मुझको 1 किलो राइस चाहिए, उन्होंने कहा ये इतने के हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ऐसा करिए, आप मुझे 5 केजीज दे दीजिए।
तो मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास अगर प्राइस पता है तो मैं चाहे उसमें कितनी भी क्वांटिटी लूँ, तो मेरे पास पर्टिकुलर यूनिट के अकॉर्डिंगली मैं उतना क्वांटिटी लेकर आ जाऊंगी, तो उसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, अगर मेरे पास मनी है मैं उसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकती हूँ, मैं उसको स्टोर करूंगी, फर्दर फ्यूचर में भी उसका उतना ही प्राइस रहेगा जितना कि उसकी लीगल टेंडर मनी की वैल्यू है। तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती है। तो ये बहुत ईजी हो गया बेटा। अब मनी के आने से क्या था कि कुछ हमारे सेकेंडरी फंक्शंस भी हुए। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आने हैं, एसएसटी से आप लर्न कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जैसे आपको बताया कि ये होती हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर बेटा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हुई जिसमें हमें फ्यूचर पेमेंट करनी थी। तो इसमें क्या हुआ कि मनी ने सिंप्लीफाई कर दिया आपका प्रोसेस बोरोइंग का और लेंडिंग करने का भी, ताकि जैसे जैसे आपको लगता है कि आप फ्यूचर पेमेंट करेंगे, आप क्रेडिट पे भी कोई चीज ले सकते हैं, धीरे धीरे उसकी पेमेंट आगे कर सकते हैं। जितना टाइम चाहे आप मनी को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। We can get any commodity in future. Holding money is equivalent to keeping a reserve of liquid asset because it can easily be converted into other thing. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी आप चेक्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप बॉम्बे में हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर हूँ, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जिसकी भी पेमेंट मुझे करनी है उनके अकाउंट में अमाउंट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगी। अब सप्लाई ऑफ मनी बच्चे जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अब ये बहुत कम हो चुका है सिलेबस में हमारे, तो M1 कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है। बट आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या है मनी सप्लाई के। करेंसी, करेंसी विद द पब्लिक, इसको हम सी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स में पड़े हुए हैं, जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं ये पैसा अपना विड्रॉ कर सकती हूँ। तो मनी क्या है, जो पैसा मेरा मार्केट में बैंकिंग में लगा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट मैंने करवा रखा है और जो करेंसी लोगों के पास पड़ी है। तो सी प्लस डी डी प्लस अदर डिपॉजिट्स, तो M1 कंसेप्ट इन तीनों से बनता है। जो पब्लिक के पास पेपर करेंसी हमने अपने पास रखी हुई है, कॉइन्स रखे हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट्स रखे हुए हैं हमने कमर्शियल बैंक्स के साथ, और ओडी के अंदर हमने क्या लेना है बेटा, जो डिपॉजिट हमारे हेल्ड बाय आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, जो भी फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इस तरीके का डिपॉजिट अगर हमारे पास आरबीआई के पास पड़ा है तो वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। फिर हमने देखा M2 कंसेप्ट। M2 कंसेप्ट क्या है, M1 तो आपके बेटा C प्लस डी डी प्लस ओडी आएगा ही आएगा, प्लस सिर्फ अपने को सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की ले लेनी है इसके अंदर। और तो कंपैरेटिवली M2 इज अ वाइडर कंसेप्ट, बट टोटल कंसेप्ट M1 M2 M3 M4 होते हैं, और M4 सबसे वाइडर कंसेप्ट होता है। M3 एंड M4 आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, तो आपको M1 पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है। M1 कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे बच्चे, वो करेंगे बैंकिंग का टॉपिक, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और उसका लिंक मैं आपको अपने इसी वाली वीडियो में नीचे आपके पास मेंशन कर रही हूँ।